हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लास्ट यूनिट क्लास 22 पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी, टोटलिटेरियनिज्म, पब्लिक ओपिनियन, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, इन सभी टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बाद आपका ये वाला जो थ्योरी का जो सीरीज़ है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए वीडियोस अवेलेबल है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप आराम से इन वीडियो को अटेंड कर सकते हो। अगर सिलेबस टॉपिक भी सेम है तब भी इंग्लिश और हिंदी का यूज़ किया है तो फटाफट से एक लाइक कर दो, शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो इमीडिएटली आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से जैसे आप सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा संविधान का। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है भाई? अंग्रेजी भाषा में से कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब जो संविधान है वो अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से का हिंदी रूपांतरण माना जाता है। संविधान उन लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह है, यानी कि कुछ वहाँ पर हमारे रिटन में है, कुछ अनरिटन है, ऐसे डॉक्यूमेंट का कलेक्शन है जिसके द्वारा के स्वरूप, गठन, कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, इसके वर्क्स क्या है, इसका स्कोप क्या है, इन सब को निर्धारित करना है। साथ ही साथ नागरिकों के अधिकारों करते हुए तथा राज्य एवं नागरिकों के पारस्परिक संबंधों की भी व्याख्या करना है। यानी कि जो संविधान होता है बेसिकली उसका मतलब ये भी होता है कि भाई कैसे कैसे तो राज्य में काम करना है, कैसे उसका गठन करना है, कैसे उसका क्षेत्र देखना है, इन सबको निर्धारित करना है। और साथ में जितने भी वहाँ पे नागरिक हैं उस देश के, ठीक है, उस देश के नागरिकों के अधिकारों की भी बात करनी है, अधिकारों को भी मतलब उनको देना है, और उनके जो कर्तव्य हैं एक्सप्लेन करना है कि क्या आपके मौलिक अधिकार कौन से हैं, आपकी मौलिक ड्यूटीज़ कौन सी है। ठीक है, सो इट हैज़ ए हिंदी कन्वर्सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कलेक्शन ऑफ रिटन एंड अनरिटन rules by which the formations, function and field of the area is determined. At the same time, the rights and duties of citizens and mutual relations of the state and citizens are explained. ठीक है, अब यहाँ पे अरस्तु की एक डेफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। अरस्तु क्या कहते हैं कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य के लिए अपनाई जाती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सिंबल ऑफ द लाइफ विच इज अडॉप्टेड बाय द किंगडम इटसेल्फ। तो संविधानों का वर्गीकरण अब हम बात करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कितने टाइप में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला आता है विकसित संविधान, यानी कि डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो वे संविधान जो समय के साथ विकसित होते हैं विकसित संविधान कहलाते हैं। विकसित संविधानों का निर्माण संविधान सभा जैसी संस्था द्वारा नहीं किया जाता। सो द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डेवलप ओवर टाइम इज कॉल्ड डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। द डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फॉर्म बाय एनी इंस्टीट्यूशंस लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, है ना। यानी कि जैसे हम बात करते हैं ना अपने भारत देश के बारे में, जब भी हम यहाँ का संविधान पढ़ते हैं तो वहाँ पर संविधान सभा द्वारा गठित संविधान तैयार किया जाता है कि सभा के थ्रू। लेकिन जो विकसित संविधान होते हैं उनका समय के साथ साथ विकास होता है। उसमें कोई भी सभा या कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो होती ही नहीं है। सो विकसित संविधान विभिन्न रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, न्यायालयों के निर्णयों पर आधारित होते हैं। यानी कि जो डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं आर बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ वेरियस कस्टम्स, प्रैक्टिस, ट्रेडिशंस एंड जुडिशरी। इंग्लैंड में जो शासन व्यवस्था आप देख लेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर्स है ना, पूरा का पूरा जो उसका नेचर है, ये सम्राट, मंत्रिमंडल, संसद आदि सभी की जो शक्तियाँ है वो उनका विकास ही होता है, और ये सबसे बड़ा मतलब उन शक्तियों का विकास ही इसका परिणाम है। ठीक, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो एक तो अनरिटन है, अलिखित है, और दूसरा वो विकसित संविधान है, यानी कि समय के साथ साथ वो डेवलप हुआ है। द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस सिस्टम इन इंग्लैंड, द एम्पायर, कैबिनेट, पार्लियामेंट एक्सेट्रा आर द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा आता है निर्मित संविधान, यानी कि कंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। निर्मित यानी कि जो बनाया गया है। तो वे संविधान जिनका निर्माण संविधान सभा जैसी संस्था द्वारा एक समय विशेष में किया जाता है उन्हें निर्मित संविधान कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम अपने भारत का दे सकते हैं। ठीक है, सो निर्मित संविधान स्वाभाविक रूप से लिखित और कठोर होते हैं। ठीक है, एक तो वो रिटन होते हैं, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। दोज कॉन्स्टिट्यूशंस which are constructed by an institutions like the Constitutions Assembly at a time, they are called the constructed constitutions. The constructed constitution is naturally written and rigid. India is an example of this. ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि एक आदर्श संविधान के क्या लक्षण होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। सो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली उसकी क्या होती हैं। तो एक उसमें व्यापकता होती है,
ठीक है, स्पष्टता होती है, निश्चितता होती है, संक्षिप्तता, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, परिवर्तनशीलता और स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी कि वर्ग, क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी, ब्रेविटी, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, वेरिएबिलिटी, इंडिपेंडेंट एंड जुडिशरी। तो ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ है वो एक अच्छे आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड होती हैं। आगे बात करेंगे हम संविधानवाद की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। तो जो संविधानवाद है वो एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि सरकार की जो शक्तियां हैं वो संविधान द्वारा सीमित होनी चाहिए। यानी कि वो संविधान को सपोर्ट करता है, उसमें लिखी हर एक चीज़ को वो सपोर्ट करता है, कहता है कि हर एक सरकार, हर एक बॉडी जो फॉलो कर रही है चीज़ों को, वो संविधान के अकॉर्डिंग ही फॉलो की जानी चाहिए और उसकी वैधता संविधान के नियमों और सिद्धांतों के पालन पर निर्भर करती है। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ए थ्योरी दैट स्टेट दैट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स वैलिडिटी डिपेंड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, उसके जितने भी नियम हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, वो सब संविधान पर निर्भर होने चाहिए। संविधान में जो जो चीज़ें लिखी है ना, रूल रेगुलेशन कैसे आपको करना है, वो सब उसी के आधार पर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में जो संविधानवाद है उसका अर्थ है कि सरकार संविधान के अधीन है और संविधान के नियमों का उल्लंघन वो नहीं कर सकती। इन अदर वर्ड्स की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट वायलेट द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात करेंगे डेमोक्रेसी की, यानी कि लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। तो ये सीले की डेफिनेशन है। हमने डेफिनेशन के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपकी जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर आउट हो जाए और साथ साथ में जो इन्फॉर्मेशन है लोकतंत्र को लेकर के वो भी क्लियर आउट हो जाए। ठीक है, ये तीनों ही डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लोकतंत्र में शासन शक्ति किसी वर्ग विशेष या वर्गों के हाथों में न होकर समूची जनता के हाथों में होती है। लॉर्ड ब्राइस का है कि इन डेमोक्रेसी गवर्नेंस पावर इज नॉट इन हैंड ऑफ पर्टिकुलर क्लास और क्लासेस, इन द हैंड ऑफ द एंटायर पब्लिक। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन की है, वर्ल्ड फेमस डेफिनेशन है। बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम में, जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम में भी ये जो डेफिनेशन है वहां पे देखी गई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, अब्राहम लिंकन। ठीक है, आप 12th की एनसीईआरटी में भी देखेंगे तब भी आपको मिल जाएगी लोकतंत्र वाले चैप्टर में। आगे बात करेंगे जो लोकतंत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं। सो एक विकसित लोकतंत्र होता है। तो जो विकसित लोकतंत्र होता है बेसिकली यह राजनीतिक व्यवस्था के श्रेष्ठतम रूप का प्रतिनिधित्व करता है, जो उदाहरण के लिए ब्रिटेन और यूएसए यानी जितने भी वेस्टर्न कंट्री है उनमें पाया जाता है। विकासशील लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र का ये दूसरा श्रेष्ठ रूप माना जाता है जो भारत और अन्य विकासशील देशों में मौजूद होता है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया विकासशील लोकतंत्र में। तो जैसा आप समझ रहे हो जिस तरीके की भारत डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो उसको विकासशील लोकतंत्र ही बोला जाता है। फिर आता है अविकसित लोकतंत्र। तो ये तीसरी दुनिया के अनेक पिछड़े देशों में लोकतंत्र धीरे धीरे उभर रहा है। यानी कि अब जो फिलहाल जो इंडिपेंडेंट हुए हैं, जिनको स्वतंत्रता अब मिल रही है, ठीक है, अभी भी कुछ है ऐसे कॉलोनाइज है अदर कंट्री के थ्रू, ठीक है, वो दूसरे कंट्री के अधीन है, वो अभी धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। तो वो तीसरी दुनिया के देश कहे जाएंगे। तो उनमें लोकतंत्र क्या है, वो धीरे धीरे उभर रहा है। लेकिन कुछ परंपरागत शक्तियां हैं, धार्मिक, नस्लीय, जनजाति जैसी गंभीर स्थिति पैदा कर देती है, जिनमें एक लोकतंत्र जैसी स्थिति पनपना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उस गति पर जा रहे हैं। So developed democracy, this represent the best form of the political system which is found in Britain, for example, in the Britain and United States and other Western countries. Second, developing democracy, this is the second best form of democracy which is present in India and other developing countries. Third, undeveloped country. Democracy is gradually emerging in many backward countries of the third world, but some traditions power create serious conditions like a religious, racial, tribal, which make it difficult to flourish in situations like a democracy. आगे हम बात करेंगे सर्वाधिकारवाद यानी कि टोटलिटेरियनिज्म। सो सर्वाधिकारवादी विचारधारा मनुष्य के समस्त जीवन पर राज्य का अधिकार रखने का दावा करती है। मनुष्य के जीवन का कोई भी अंश राज्य के नियंत्रण से बाहर नहीं होता। प्राचीन युग में यूनान के नगर राज्यों का युग सर्वाधिकारवादी था और उस समय राज्य और समाज में कोई भी अंतर नहीं था और न ही आधुनिक जीवन के भांति यूनानियों का जीवन था। तो यूनान के नागरिकों को अपने नगर राज्यों से इतना अधिक प्रेम था कि उनका ये कहना था कि वो नगर राज्य हमारा है और हम उनके हैं। यानी कि जो सर्वाधिकारवादी विचारधारा ये आई है यूनानी सभ्यता से, या जो प्राचीन यूनान में नागरिक जिस तरीके से अपने राज्य को प्रायोरिटी रखते थे कि हम राज्य के हैं, राज्य हमारा है, तो वहाँ पर किसी भी सोसाइटी की बात नहीं होती, वहाँ पर किसी भी अदर जो स्टेट है उसकी बात नहीं होती। पूरा एक एक ऐसी विचारधारा है कि वो स्टेट के कंट्रोल से बाहर जा ही नहीं सकती। ठीक है,
So all totalitarianism ideology claim to have to the right to the state overall life of man. No part of human life is out of control of the state. In the ancient era, the era of the city state of Greece was totalitarianism. At that time, there was no one in the state and society, nor was there is a life of a Greek लाइक मॉडर्न लाइफ द सिटीजन्स, मतलब आज जो आपको यूनान में जो आज के समय में वहाँ पर आपको दिखेगी वो उस समय पे नहीं थी. अगर हम प्राचीन की बात करें तो द सिटीजन ऑफ ग्रीक हैड सो मच लव फ्रॉम दियर सिटी एंड स्टेट दैट दे सेड दैट सिटी इज ओवर एंड वी बिलोंग टू दैम. आगे बात करेंगे इसकी विशेषताओं को लेकर के, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म. सबसे पहले कि बुद्धि विवेक का तिरस्कार, रिजेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिसरमेंट. देखो वो तो होना ही है जब आपको इस तरीके से बिहेव किया जाता है स्टेट के थ्रू कि आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते, आप अधीन हो किसके, स्टेट के. आपको स्टेट को ही भगवान मानना पड़ेगा, आपकी अपनी कोई भी वर्चस्व नहीं है, आपकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है. तो वहाँ पे वो व्यक्ति ना, जो उनके अंदर बुद्धि भी होगी ना, उसका पूरी तरीके से वो तिरस्कार होता रहेगा, ना ही वो यूज़ कर पाएगा. ठीक है, ना ही उनके अंदर वो इंटेलिजेंसी होगी. राजा का तानाशाही शासन इसमें देखने को मिलता है. स्टेट डिक्टेटरशिप फॉर्म में आ जाता है. जब वहाँ पे स्टेट ही सब कुछ है, वहाँ पे उनका कोई सोसाइटी, उनका कोई समूह इम्पोर्टेंट नहीं होता है. उनकी फ्रीडम, उनके मौलिक अधिकार, उनके जो भी ड्यूटीज़ है, उनका कोई महत्व नहीं होता है. तो ऐसा राज्य तानाशाही रूप ले लेता है. ठीक है, व्यक्ति के स्वतंत्रता का तो अंत हो ही जाता है. कैंड ऑफ पर्सनल लिबर्टी नाम की कोई चीज़, मतलब पर्सनल लिबर्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती. सब कंट्रोल स्टेट के हाथ में होता है. आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सब स्टेट डिसाइड करता है. ठीक है, राष्ट्र को अधिक गौरव और युद्ध में विश्वास. द नेशन हैज़ मोर प्राइड एंड फेथ इन वॉर. अन्य राजनीतिक सिद्धांतों का विरोधी, एंटी ऑफ अदर पॉलिटिकल प्रिंसिपल, क्योंकि जितने भी राजनीतिक सिद्धांत अदर्स हैं वो उनका विरोधी ही होगा. ठीक है, क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल को प्रायोरिटी देगा. फिर अन्य राज्य धर्म का प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर ऑफ अनदर स्टेट रिलीजन्स. तो जितने भी अन्य जो राज्य होंगे उनके धर्म की वो आलोचना करेगा. आगे बात करेंगे जनमत की, यानी कि पब्लिक ओपिनियन की. तो जनता के मतों की अभिव्यक्ति है जो किसी मुद्दे या समस्या पर उनकी राय या विचार को दर्शाती है. यह एक व्यापक अवधारणा है जो लोकतांत्रिक शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. जनमत विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, जैसे कि व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक समूह और मीडिया. सो पब्लिक ओपिनियन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन which reflects their opinion or idea on an issues or problem. It is a broad concept that play an important role in democratic rule. Public opinion is affected by various factors such as a personal experience, social group and media. तो जनमत का मतलब क्या होता है? जनमत यानी कि जनता का मत, और मत से मतलब यहाँ पे वोटिंग से नहीं है. मत से मतलब यहाँ पे विचार से है, आपके एक्सप्रेशन से, आपके थॉट से है कि किसी भी चीज़ के प्रति, स्पेशली पॉलिटिकल एक्टिविटी के प्रति आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, उस चीज़ को वो दर्शाती है. ठीक है, अगर बात करें जनमत का महत्व क्यों होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन. सो जनमत का उपयोग सार्वजनिक नीति को आकार देने, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में किया जाता है. सो रेफरेंडम कैन बी यूज टू शेप पब्लिक पॉलिसीज, प्रमोट सोशल चेंज एंड स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस. सो आप डेमोक्रेसी में रह रहे हो तो जनमत इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ आपके विचार, आपके थॉट, आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है. और साथ साथ में ये जो पब्लिक पॉलिसीज़ होती है, प्रमोट सोशल चेंज, ये सब उसमें देखने को मिलता है. आगे हम बात करेंगे जनमत का निर्माण कैसे होता है. एक तो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल, चुनाव, सार्वजनिक सभाएं, मानवीय तत्व व्यवस्थापिका सभा, ये सब क्या है, ये जनमत के निर्माण करने में अपने महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं. सो क्रिएशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन की प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शंस, पब्लिक गैदरिंग, ह्यूमन इलेक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असेंबली. तो ये सारे के सारे ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जनमत का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अगर हम बाधाओं की बात करें कि जो पब्लिक ओपिनियन है उनके बीच में कैसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं. ठीक है, एक है अशिक्षा यानी कि इलिटरेसी. जब इंसान एजुकेटेड ही नहीं होगा तो उसको जैसा आप, मतलब वो होता है ना कि जो फॉरवर्ड वाला जो ज्ञान होता है वो सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी से रिलेट करता है. ठीक है, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होगी तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको फॉरवर्ड वाले मैसेज आते हैं, आपके अंदर वो शिक्षा नहीं है कि आप चीज़ों को समझ पाओ, फटाफट से आप उसको सेंड भी कर देते हो, फॉरवर्ड आगे के लिए भेज देते हो. तो ये सबसे बड़ा है कि आपका अपना कोई विचार ही नहीं है, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना विचार ही नहीं दे पा रहे हो. तो ये क्या होता है, अशिक्षा होती है. फिर आर्थिक विषमता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, राष्ट्रीय आदर्शों के विषय में मतभेद, डिफरेंसेस अबाउट नेशनल आइडियल, कि जितने भी राष्ट्रीय आदर्श हैं उसके विषय में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है लोगों के बीच में. तो ये जनमत निर्माण में बाधा सिद्ध करता है. सामाजिक भेदभाव है.
सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, संकुचित स्वार्थों पर आधारित राजनीतिक दलों का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन नैरो इंटरेस्टेड एंड विचारों का अभाव यानी कि लैक ऑफ आइडियाज। तो ये सारी बाधाएं हैं जो जनमत का निर्माण नहीं होने देती। आगे हम बात करेंगे सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस। तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है एक ऐसा न्यायपूर्ण समाज बनाना जिसमें सभी को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिले और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक असमानताएं कम हो। इसका उद्देश्य सभी के लिए एक समावेशी समाज बनाना है जिसमें किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव ना हो और सभी को समान रूप से संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हो सके। तो सोशल जस्टिस का मतलब यही है कि हर एक व्यक्ति को समाज में एक न्यायपूर्वक जीवन जीने का मौका दिया जाए, ठीक है, उसे वो जीवन जीने दिया जाए। बेसिकली मौके की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, उसको सम्मान मिले, उसको इक्वालिटी मिले, चाहे वो सोशल लेवल पर हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो। वो असमानता है, वो डिस्क्रिमिनेशन उसको फेस नहीं होनी चाहिए, उसको वो देखना नहीं चाहिए, भेदभाव ना हो उसके जीवन में। सो सोशल जस्टिस मीन्स क्रिएटिंग ए जस्ट सोसाइटी इन विच एवरीवन गेट्स इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटी एंड रेस्पेक्ट एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी आर लेस। इट्स पर्पस is to create an inclusive society for everyone in which there is a no discrimination against anyone and all have access to resources equally, ठीक है। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्षवाद की यानी कि सेकुलरिज्म की। तो धर्मनिरपेक्षवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो सरकार को किसी भी धर्म को राज्य धर्म घोषित करने या किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने से रोकता है। तो सेकुलरिज्म इज अ थ्योरी दैट प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम डिक्लेयरिंग एनी रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन फॉर और प्रमोटिंग ए पर्टिकुलर रिलीजन। तो सभी नागरिकों को अपने धार्मिक मान्यताओं को मानने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इट गिव्स ऑल सिटीजन्स फ्रीडम टू ओबे एंड एक्सप्रेस देयर रिलीजियस बिलीफ्स। तो धर्मनिरपेक्षवाद क्या होता है कि जहाँ एक ऐसा सिद्धांत है जो सरकार को ये पावर नहीं देता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन्स को प्रायोरिटी दो या उसको प्रिविलेज दो या उसके धर्म को बढ़ावा दो। यहाँ पे होता है कि जो जितने भी सभी नागरिक हैं वो अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने के उनको एक स्वतंत्रता दी गई है। जो उनके विचार है किसी भी धर्म को लेकर के उसको व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आगे बात करेंगे इनकी विशेषताओं की। सो धार्मिकता में कमी आना। तो धर्मनिरपेक्षता की जो विशेषता है कि धार्मिकता में कमी आना, डिक्लाइन इन रिलीजियसिटी, फिर बुद्धिवाद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रैशनलिज्म, विभिन्न करण की मात्रा का बढ़ना, वैज्ञानिक अवधारणा, समानता का विकास। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसकी विशेषताओं से रिलेटेड है। फिर बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य की। अभी हम सेकुलरिज्म की बात करें, धर्मनिरपेक्षवाद एक कॉन्सेप्ट है उसकी बात किया। अब हम बात करेंगे सेकुलर स्टेट कैसे होते हैं। इसका मतलब है कि एक ऐसा राज्य जो किसी भी धर्म को आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं करता है, यानी कि रिलीजियस स्टेट मीन्स ए स्टेट दैट डज नॉट ऑफिशियली सपोर्ट एनी रिलीजन्स एंड ट्रीट ऑल रिलीजन्स आर पीपल इक्वली, और सभी धर्मों और लोगों के साथ वो समान व्यवहार करता है, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य नागरिकों के धर्म के आधार पर भेदभाव न करे बल्कि सभी को समान अधिकार और अवसर प्रदान करे। दिस इंश्योर दैट द स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स और ऑफ सिटीजन्स बट प्रोवाइडेड इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल। यानी कि एक ऐसा राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट का मतलब ये होता है जहाँ पर किसी भी धर्म को कोई भी विशेष दर्जा या प्रिविलेज ना मिला हो, वहाँ सभी नागरिक उस राज्य के लिए बराबर हैं, ठीक है। सभी जितने भी राज्य नागरिक वो धर्म के आधार पर उनसे कोई भी भेदभाव ना हो, ठीक है। आगे बात करेंगे विकेंद्रीकरण के डिसेंट्रलाइजेशन। सो विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसका स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन मीन दैट इंस्टेड ऑफ द फोकसिंग द रूल ऑफ गवर्नेंस एट वन प्लेस इट शुड बी डिवाइडेड टू लोकल लेवल। यानी कि वो सिर्फ केंद्र में ही ना रहे बल्कि उसको स्थानीय लेवल पर भी जो लोकल गवर्नमेंट है उनके वहाँ तक उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है, डिवाइड किया जाए, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों और आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। सो दैट द कॉमन मैन पार्टिसिपेशन इन पावर कैन बी इंश्योर्ड एंड ही कैन इंश्योर हिज पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड नीड्स। आपने देखा होगा स्थानीय सरकारों में जैसे गांव में जो प्रधान होते हैं, जो गांव के जो प्रधान के प्रमुख होते हैं वो एक आम आदमी ही होते हैं, वो बड़े बड़े कहीं भी किसी भी ऐसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। लेकिन लोकल गवर्नमेंट जहाँ तक स्थानीय जो स्तर होता है, जब वहाँ तक पावर जाती है चीज़ों को संभालने की या पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आम आदमी को भी मौका मिलता है पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का, उनको अपनी भागीदारी देने का, है ना। तो यही सत्ता के विकेंद्रीकरण का मूल आधार है, अर्थात आम जनता तक शासन सत्ता की पहुँच को सुलभ बनाना ही विकेंद्रीकरण है। तो इट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन टू मेक द रीच ऑफ गवर्नेंस पावर टू द जनरल पब्लिक।
आगे बात करेंगे इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की। सो शासन और सत्ता में आम जन की भागीदारी सुशासन की पहली शर्त होती है और जनता की भागीदारी को सत्ता में सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रीकरण की व्यवस्था ही कारगर उपाय है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आम जनमानस भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे और देखे कि इलेक्शन कैसे होते हैं और खुद लड़कर के भी देखे, वो कॉम्पिटिटर भी बने, तो वो वहाँ पर ये चीज़ें यानी कि डिसेंट्रलाइज तो होना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ केंद्र ही सब कुछ नहीं करेगा, स्टेट लेवल पर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, पावर डिस्ट्रीब्यूट होंगी, शासन सत्ता को बांटा जाएगा, साथ में स्थानीय जो निकाय हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है बेसिकली, उनको स्टैब्लिश किया जाए। So participation of the common people in government and power is the first condition of good governance. In order to ensure public participation in power, the system of decentralization is an effective solution. आगे बात करेंगे प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। प्रतिनिधित्व के जो सिद्धांत है वो बेसिकली गणित और विज्ञान में समूह किसी विशेष रूप से समूह सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, और इसका जो अर्थ होता है वो कि कैसे हम एक समूह, अगर हम गणितीय अर्थ में देखें, कैसे एक समूह को रैखिक परिवर्तन में एक सेट के रूप में दर्शा सकते हैं, कि कैसे कोई भी ग्रुप है उसे कैसे हम लाइन अप कर सकते हैं। प्रतिनिधि सिद्धांत यह भी बताता है कि किस तरह प्रतिनिधित्व संभव है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन, द प्रिंसिपल थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज पॉसिबल, कि भाई कैसे इसको पॉसिबल किया जा सकता है। थोड़ा मीनिंग्स को लेकर के यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट यहाँ पे जब हम आगे बात करेंगे क्षेत्रीय प्रतिनिधि और जो इनका डिवाइडेशन है अलग अलग टाइप में, तब आप समझ पाओगे। तो इसमें सबसे पहला आता है क्षेत्रीय प्रतिनिधि, यानी कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो प्रणाली है, तो इस प्रणाली की मान्यता है कि एक क्षेत्र या प्रदेश में निवास करने वाले सभी व्यक्ति के कुछ सामान्य हित होते हैं और उस क्षेत्र के निवासियों को अपने हित की रक्षा करने के लिए विधायिका में अपना प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। हर क्षेत्र से देखो MP MLAs होते हैं, तो उनको पता होता है कि उनके क्षेत्र के जितने भी निवासी, उनकी क्या नीड है, उनके लिए क्या कैसी पब्लिक पॉलिसी बनानी चाहिए, तो ये सब होता है। और उसको पूरा कौन करेगा? अब दिल्ली में बैठने वाला जो मतलब जो कोई भी आदमी है, अगर वो MP MLA से दिल्ली का, तो वो अदर स्टेट के बारे में क्या जानेगा? तो क्षेत्र लेवल पर प्रतिनिधित्व होना जरूरी है ताकि वो अपने हितों की जो पूर्ति है वो कर सके, उनकी रक्षा कर सके। दिस सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल पर्सन लिविंग इज एन एरिया ऑफ रीजन हैव सम कॉमन इंटरेस्ट, रेजिडेंट ऑफ दैट रीजन शुड हैव द राइट टू द सेंड दिस रिप्रेजेंटेशन टू द लेजिस्लेचर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेशन जो प्रतिनिधित्व है बेसिकली उसका मतलब क्या होता है, ताकि अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर, अलग अलग स्टेट के आधार पर एक प्रतिनिधित्व, एक रिप्रेजेंट करे अपने क्षेत्र को, ताकि वो वहाँ के जो आम निवासी है उनकी जो नीड है, उनके जो हित है उनको पूरा कर सके। दूसरा आता है इसमें व्यवसायिक प्रतिनिधि प्रणाली। सो इस प्रणाली के समर्थकों का मत है कि व्यवसायिक प्रतिनिधित्व अधिक व्यापक तथा वास्तविक बनाया जा सकता है। अतः प्रतिनिधित्व का जो आधार है वो प्रदेश नहीं, व्यवसाय होना चाहिए। उनका मत है कि प्रदेश में रहने वाले सभी व्यक्तियों का महत्वपूर्ण है, एक समान नहीं होते हैं। यानी कि ये दो विचारधारा अलग अलग है। क्षेत्र की तरफ से हमने अभी आपको बता दिया। दूसरा कि व्यवसायिक जो प्रतिनिधि प्रणाली को सपोर्ट करते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं थोड़े, वो क्या कहते हैं कि स्टेट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट हाँ जो उनका जो रीज़न है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक व्यक्तियों के जो हित होते हैं वो एक समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा पर्सनली इस चीज़ को ले लिया है। तो द सपोर्टर ऑफ द सिस्टम आर द ओपिनियन दैट द बिजनेस रिप्रेजेंटेशन कैन बी मेड मोर कम्प्रिहेंसिव एंड रियल, देयरफॉर द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन शुड बी बिजनेस, नॉट द स्टेट। दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट नॉट all the important interests of all the people living in the state are not equal। आगे बात करेंगे उत्तर आधुनिकतावाद, नए थ्योरीज की बात करेंगे, नए आइडियोलॉजी की बात करेंगे। सो पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक दार्शनिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जो उत्तर आधुनिकतावाद है। बेसिकली ये एक फिलोसॉफिकल और कल्चरल मूवमेंट इसको बोला जाता है, जो 20 सेंचुरीज के उत्तरार्ध में उभरा। यानी कि जब उत्तरार्ध का मतलब होता है जब 20 सेंचुरीज खत्म होने वाली होती है, ठीक है, और 21वीं सदी चलने वाली होती है, तब ये मूवमेंट सामने आया। यह आधुनिकतावाद की मान्यताओं और तरीकों को चुनौती देता है और संशयवाद, सापेक्षवाद और व्यक्तिपरकता पर बल देता है। यानी कि आधुनिकता यानी कि मॉडर्निज्म में जो भी चीजें हैं उनको वो चैलेंज करता है, उनको वो चुनौती देता है कि उससे ज़्यादा बेस्ट जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म है, क्योंकि इसमें चीज़ों की जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। तो उत्तर आधुनिकतावाद में कला, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से दिखाई दिया है। इसमें आधुनिकतावाद के पारंपरिक तरीकों को चुनौती दी है और नए विचारों और रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद की है।
So, postmodernism, there is a philosophical and cultural movement that emerged in late 20th centuries. It challenged the beliefs and the methods of modernism and emphasizes skepticism, relativism, and individuality. So, more postmodernism has appeared widely in modernist art, literature, philosophy, sociology, and other fields. This has challenged the traditional method of modernism and helped develop a new ideas and creative approach. आगे बात करेंगे इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म को भी सपोर्ट करते हैं तो उसमें अपनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। सो यह एक नया समाज तंत्र है, यानी कि इसे न्यू सोशल सिस्टम, जो पुरानी राजनीतिक सांस्कृतिक परंपरा सबको पीछे छोड़ते हुए अपना एक प्रभुत्व उसने कायम किया है। सो विच हैज एस्टेब्लिश ए डोमिनेंस लिविंग बिहाइंड ऑल ओल्ड पॉलिटिक्स कल्चर ट्रेडिशंस। इन दिस सोसाइटी, समाज में वस्तु उत्पादन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि कन्वर्टेड इनटू जो गुड्स प्रोडक्शन है इकोनॉमी, गुड प्रोडक्शन इकोनॉमी, ठीक है, कि भाई वस्तु उत्पादन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसमें तकनीकी प्रवीण लोग उभरते हैं, यानी कि जिनको टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन है वही लोग आगे जाते हैं। सो टेक्निकल प्रोफिशिएंट पीपल इमर्ज इन इट एंड, और यही लोग समाज को गति तय करते हैं कि एंड दिस पीपल डिसाइड द पेस ऑफ सोसाइटी, कि भाई सोसाइटी जो है वो किस स्पीड से आगे डेवलप करेगी, वो यही लोग तय करते हैं। यहाँ बौद्धिकता और योग्यता को महत्व दिया जाता है। इट इज़ गिव इम्पोर्टेंस टू इंटेलेक्ट एंड एबिलिटी, ठीक है। एक श्योर यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर आउट हो चुकी होंगी। सारे टॉपिक हमने अब इस वाले पेपर के कंप्लीट करा दिए हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि उस बच्चे तक की वीडियो पहुंच जाए जिसको जरूरत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियोस की अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे बेसिकली, ठीक है। और इसकी PDF आप सभी जानते हैं हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।